नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीसीएस के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए कई प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है, जिसमें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अनुरूप किस प्रकार से मध्य प्रदेश पीसीएस प्रश्न पूछता है या प्रश्नों के अनुरूप आप प्रश्नों के स्रोत तक अपने पहुँच को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, इस रणनीति और साथ साथ सोर्सेज के अनुरूप हम सूचनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश सिलेबस अर्थात जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिलेबस का निर्धारण करके वेबसाइट पर भी डाला हुआ है तथा प्रश्नों के पूछे जाने का जो पैटर्न या प्रारूप है उन दोनों को अंतर संबंधित कर हम ये सारी चीज़ें अवधारणा के अंतर्गत आप तक संप्रेषित करते हैं। क्योंकि टीम दृष्टि का यह प्रयास है कि यूपीएससी के साथ साथ जो परीक्षार्थी विशेष तौर पर राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी कई राज्यों के लिए ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पीसीएस पे विशेष तौर पे दृष्टि आईएएस ने फोकस किया है। रिजल्ट भी हिंदी माध्यम से मध्य प्रदेश पीसीएस मतलब मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों का भी बेहतर हो रहा है। तो ये प्रयास है दृष्टि का कि मध्य प्रदेश के वे विद्यार्थी जो किसी कारण से सेंटर पर आके क्लासेस नहीं कर पाए या कोविड-19 की वजह से अभी घरों में हैं, वो परेशान या हताश ना हो। रणनीति के साथ साथ प्रश्नों के स्रोत क्या हो सकते हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच कैसे सुनिश्चित हो सकती है, इन सभी चीज़ों को संप्रेषित करना शिक्षकों का कार्य है। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है पीटी तथा मुख्य परीक्षा के लिए, तो पीटी के लिए अलग के सिलेबस के अनुरूप प्रश्न कैसे आते हैं तथा मुख्य परीक्षा के लिए अलग से वीडियोज़ पहले ही आपको दी जा चुकी हैं। इसके अलावा एमपीपीसीएस के 20 के जो पीटी की परीक्षाएँ थीं उसको कई खंडों में अर्थात 10 से 12 प्रश्नों को एक पार्ट के अंतर्गत शामिल करके आप तक कंटेंट या कंसेप्ट या किस प्रकार से तैयारी में आप फोकस करें ताकि वो प्रश्न आपके पकड़ में हो या प्रश्नों तक पहुंच आपकी हो। इसी प्रक्रिया में हम लोग आज एमपीपीसीएस के अंतर्गत जो 2018 का प्रश्न है उसको विश्लेषित करेंगे। 2018 में कुल 28 प्रश्न आए हैं भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो इस 28 प्रश्नों को 3 क्रमिक वीडियोज़ में हम देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अर्थात आज का जो सेशन है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के प्रारंभिक परीक्षा का पार्ट 1 है। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 1 के इस वीडियो में। आज हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि प्रश्न बहुत टफ नहीं है, परंतु खासकर मध्य प्रदेश के भूगोल से जो प्रश्न आते हैं वो कई प्रश्न तो काफ़ी टफ भी हो सकते हैं, खासकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो यूपीएससी में बढ़िया परफॉर्मेंस तो दे ही देते हैं, परंतु या देते हैं फिर भी यदि मध्य प्रदेश के भूगोल आदि पर विशेष तौर पे फोकस करके तैयारी नहीं करते, उनसे कई प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कुछ सामान्य अवधारणा के अंतर्गत जो परीक्षार्थी समझ पाते हैं वो तो बन जाएंगे, लेकिन अगर हम टोटल 12 प्रश्न रखें मध्य प्रदेश के भूगोल से तो आप देखेंगे, हालांकि इस बार लगभग 14 आया है, तो आप देखेंगे कि 8 प्रश्न ऐसे हैं जो जब तक आप फोकस्ड होकर के उस परिप्रेक्ष्य के उस संदर्भ के कंटेंट या कंसेप्ट को गैदर नहीं करते, एकत्रित नहीं करते, तो प्रश्न बनने मुश्किल हो सकते हैं। तो चलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को समझने के लिए इस पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग प्रथम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर और समझते हैं प्रश्न कैसे आए हैं। तो जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम अर्थात जो स्टेट बर्ड है एमपी का वो कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन इजी मैं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि जो भी परीक्षार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे वो मध्य प्रदेश स्पेशल की सूचनाओं में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पशु कौन है या इसी प्रकार का जो कुछ संदर्भ होता है उसको जरूर एकत्रित करते हैं, मतलब उसको जरूर पढ़कर तैयार कर लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न को मैं टफ नहीं मानता। ये सामान्य तौर पे जो एमपीपीसी देते हैं और ये सब जगह मिल भी जाएगा। और इसका उत्तर भी शायद आपको पता हो, इसका है शाही बुलबुल अर्थात इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब बुलबुल और शाही बुलबुल में फ़र्क थोड़ा ये होता है, ये भी बुलबुल से थोड़ी सी बड़ी होती है और इसके साथ साथ इसके सिर पे एक क्राउन की तरह पंख निकला होता है, इसीलिए इसे हम शाही बुलबुल कहते हैं या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेष करके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं जो जनजातीय बहुल इलाके भी हैं, जैसे उधर ही आप कर लेंगे आप तो बालाघाट आदि है या कुछ खनन के केंद्र भी हैं, या हम दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे
गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे जो झाबुआ आदि है, उस तरफ भी ये इंडियन फ्लाई कैचर जो शाही बुलबुल है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यही है मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी, शाही बुलबुल या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये मुझे लगता है तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान के राज्यों की सीमाओं को छूता है? देखिए, ओवरऑल मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे 20 में जो MPPCS के प्रश्न आए हैं उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती। उसका उत्तर था झारखंड। अर्थात एक सीमा पर या मध्य प्रदेश के जो राज्य की सीमाएं हैं उस पर एक प्रश्न लगभग रहता ही रहता है। तो बेहतर है कि आप इस परिप्रेक्ष्य को तैयार कीजिए, और अगर ऐसे कंसेप्ट या कंटेंट आपके पास नहीं है तो ऐसे प्रश्न प्रायः फिर नहीं बनते। और ये केवल आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, मानचित्र को देख करके थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक दिमाग में रहता नहीं। तो अगर आप एक पर्यटन के माध्यम से चलें, इस ज़िले में मैं जब घूमने गया था, घूमना जरूरी नहीं है, आप सोचिए इस बात को और फिर दिमाग में कैरी करें। घूमने गया था तो मैंने देखा इस ज़िले में 2 राज्यों की सीमाएं इस ज़िले को छूती हैं, तो फिर वो आपके दिमाग में इजीली कैरी होगा। चलते हैं कुछ मानचित्र से भी समझते हैं। जैसे देखिए, यहीं पर गुजरात है और इधर राजस्थान है, तो ये राजस्थान हो जाता है। ये जो झाबुआ है ना, यही दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो ओवरऑल इसका उत्तर हो जाएगा झाबुआ। इसे भी वैसे मैं बहुत टफ नहीं मानता, क्योंकि जो सामान्य तौर पे परीक्षार्थी प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप कंटेंट या कंसेप्ट को तैयार करते हैं, वो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर तैयार करते हैं। प्रश्न मतलब तथ्यों को जरूर तैयार करते हैं। तो ये बहुत टफ प्रश्न नहीं था। हालांकि जो बहुत अवेयर नहीं है, ऐसी समस्या खासकर उन परीक्षार्थियों के साथ आती है जो नई तैयारी शुरू किए हैं, और नई तैयारी की प्रक्रिया में ये होता है कि आपसे बहुत चीज़ें वैसे ही छूट जाती हैं, या कई बार आप सोचते हैं इसको तैयार करेंगे तब तक परीक्षा आ जाता है, परंतु कुछ चीज़ें जहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न मतलब प्रत्येक PCS की पीटी में प्रश्न आना ही है, उसको जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि समान ट्रेंड से प्रश्न थोड़े से हटके हैं, है ना। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? यह भी बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो UPSC या अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करते होंगे। मध्य प्रदेश से कंसर्न होगा तो फेमस ही है। बाकी भारतवर्ष में या भारत के भूगोल को भी आप तैयार करते हैं तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। ये भारत के भूगोल की पुस्तकों में भी इजीली मिल जाएगा। इसका उत्तर है नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग संबंधित है। तो यह भी मेरे हिसाब से इजी प्रश्न है। इसका उत्तर है बी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। देखिए, इसका उत्तर ए भी होगा और इसका उत्तर बी भी होगा। मैं बता दे रहा हूं कैसे। अब आप इसको लॉजिकली देखिए। अब इस प्रकार के प्रश्न वैसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि लॉजिकली देखेंगे तो क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको। जैसे आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पे, या बेहतर होगा मैं मानचित्र के साथ आपको बताता हूं। आप अगर मानचित्र के साथ देखेंगे, ये मानचित्र देखिए। इस मानचित्र में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यहां लिखा हुआ है। बेसिकली इधर सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है इसको कहते हैं मरनार श्रेणी, यानी सतपुड़ा श्रेणी तो पूरी की पूरी है। सतपुड़ा श्रेणी इस यहां से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सतपुड़ा श्रेणी है। अब इसको सबसे पश्चिम में कहते हैं मरनार या भरनार श्रेणी। क्लियर हो रहा है? अब इसी के बाद मरनार है तो फिर भरनार श्रेणी, कुछ लोग इसी के आगे इसको कहते हैं भरनार श्रेणी, यहां तक है, ये हो जाता है भरनार श्रेणी। इसके बाद बीच का जो पार्ट है ये वाला, इसी को कहते हैं महादेव श्रेणी। फिर इसके बाद का पार्ट है मैकाल श्रेणी, और लास्ट में जहां अमरकंटक का पठार है इसको कहते हैं कोरिया हिल। अर्थात सतपुड़ा के 5 उपनाम हैं स्थानीय रूप से। मैं यहां बना देता हूं। सबसे पहले मरनार श्रेणी, उसके बाद भरनार श्रेणी, वैसे म और भ का अंतर है यहां पे,
मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ होगा तो लोगों ने उसको वैसा ही नाम के रूप में नाम लिया होगा। जैसे रामायण हो गया रामायणा, है ना। तो मरनार श्रेणी भरनार श्रेणी, उसके बाद सबसे ऊंचा है महादेव श्रेणी। यह आप ध्यान रखिएगा, महादेव श्रेणी, फिर आता है मैकाल श्रेणी और फिर आता है कोरिया हिल, कोरिया हिल, और उसके बाद आ जाएगा अमरकंटक का पठार। इसमें है क्या कि आप अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाएगी और सबसे ऊंचा है महादेव हिल, और फिर मैकाल से लेकर के कोरिया तक जाएंगे तो ऊंचाई घटती जाएगी। अर्थात जो सतपुड़ा पर्वत का केंद्रीय भाग है ये वाला, ये सबसे ऊंचा है। और पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां पर है। तो देखो सतपुड़ा पूरा का पूरा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर हम लेंगे तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर होना चाहिए महादेव हिल। लेकिन चूंकि महादेव हिल सतपुड़ा का ही भाग है तो आप सतपुड़ा को भी रख सकते हैं, लेकिन सतपुड़ा यहां से लेकर के वहां तक है और एग्जैक्टनेस के साथ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर लेंगे तो आएगा महादेव हिल। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रश्न को अगर आप एग्जैक्टनेस की ओर जाएंगे तो महादेव हिल और सतपुड़ा श्रेणी की तुलना में ज्यादा सही होगा, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी मरनार भरनार भी है और यह तय है कि मरनार श्रेणी या भरनार श्रेणी पे या मैकाल श्रेणी पे या कोरिया हिल पर धूपगढ़ नहीं है। तो किस पर है? महादेव हिल पर है। सतपुड़ा तो पश्चिम से लेकर पूरब तक है। तो अगर दोनों में चुनना हो तो मेरे हिसाब से, अब आयोग या आप भी इसको देखिए क्योंकि थोड़ा सा एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी है ये, महादेव श्रेणी, लेकिन चूंकि महादेव श्रेणी इसी का भाग है इसलिए आप ए और बी दोनों को उत्तर मान सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये नॉलेज से कम ज़्यादा लॉजिकल और थोड़ा सा लक फैक्टर भी यहाँ पे शामिल हो जाता है ना। तो ये दोनों होगा ए और बी, और दोनों में फेवर करना हो तो मेरे हिसाब से महादेव होगा, क्योंकि महादेव में मतलब मरनार भरनार महादेव मैकाल कोरिया हिल, तो महादेव हिल पर ही है। बल्कि धूपगढ़ ही नहीं, वहीं पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी भी है इसी महादेव हिल पर। ठीक है, तो चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? और ये बड़े घोर आश्चर्य का विषय है, नेट पर भी अधिकांश लोगों ने इसके उत्तर को गलत दिया है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ बोल रहा हूं, गलत दिया है। जैसे आप देखेंगे अब इसमें जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी, अगर आप रीवा को लेंगे, आप मैप पे देखें थोड़ा सा तो ज्यादा और बेहतर आप क्लियर कर पाएंगे इसको। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रीवा है, परंतु जो मैप है उसके साथ आपको ज्यादा अच्छा दिख सकता है। ये देखिए, यहीं पर यहां पे रीवा हो जाएगा, ये सतना हो जाएगा, है ना, रीवा सतना, ये पन्ना हो जाएगा, फिर ये सतना हो जाएगा, इधर आ जाता है सिंगरैनी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो पन्ना यहां पर है, जबलपुर थोड़ा ऐसा इधर पर है। तो एग्जैक्टली यदि 80 डिग्री से आप काटेंगे तो जबलपुर, हालांकि बहुत माइन्यूट अंतर है, 79 डिग्री 16 मिनट पर जबलपुर है। हम चलते हैं प्रश्न पर। यह प्रश्न था 79 डिग्री 16 या 32 भी कई जगह मिलता है, 79 डिग्री 32 मिनट, 79 डिग्री 32 मिनट ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर पर है जबलपुर। और यदि हम रीवा की बात करें तो रीवा 80 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, 80 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। बाकी जो कटनी और रीवा है, पन्ना की बात कर रहा हूं, जो कटनी और रीवा है ये काफी दूर है, मतलब निकट तो ये भी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर पूछेंगे तो जबलपुर नहीं होगा, आंसर होगा पन्ना। जिले की बात करें तो जबलपुर का कुछ भाग 80 डिग्री तक जाता है, परंतु पन्ना जिला का अधिकांश भाग ही 80 डिग्री पर है। और पन्ना जिला का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मतलब जहां पे डीएमएसपी का ऑफिस भी होता है, जिला न्यायालय होता है जिसको हेडक्वार्टर कहते हैं प्रशासन का, तो वो जब देखेंगे आप तो एग्जैक्टली 80 डिग्री 14 मिनट पे है। और
नेट पे क्या है, क्योंकि अधिकांश लोग यही कर भी रहे हैं कि नेट से उत्तर को देख लो, एक ने गलत दिया, वो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम के साथ चलता चल रहा है। तो इसमें अगर आप मिलाएंगे, क्योंकि उत्तर आप भी मिलाना सीखिए, तब ज़्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ आप चीज़ों को बेहतर प्रकार से प्रस्तुत भी कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर अर्थात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो पन्ना होगा, जबलपुर नहीं होगा। अब यहाँ पर निकटतम का मतलब ये हो सकता है कि जबलपुर भी, लेकिन जब पन्ना 80 डिग्री पर ही है, तो क्योंकि पूछा जा रहा है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर या उसके निकटतम, तो सबसे निकटतम कौन हो सकता है? 80 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। तो इसका उत्तर होना चाहिए पन्ना। आप भी जाकर के एटलस पे देखिए या नेट को चेक करिए, एग्जैक्टली आपको मिनट के साथ वो मिल जाएगा और इसका उत्तर होगा पन्ना, यानी जबलपुर से वो ज़्यादा निकट है। रीवा और कट्टी इसकी तुलना में काफ़ी दूर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सबसे बढ़िया है कि आपको पहले एक मैं मैप दिखा दूं। ये देखिए चंबल नदी है, मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है और ये चंबल नदी यहाँ से होती हुई आगे बढ़ रही है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश से देखिए यहाँ पर राजस्थान में गई और इटावा के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, वहां पर यमुना मिल जाती है। और ये चंबल नदी पूरे भारतवर्ष से नहीं, वैश्विक स्तर पर उत्खात भूमि अर्थात बैडलैंड टोपोग्राफी को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो सहायिकाएं हैं वो भी बैडलैंड अर्थात बीहड़ जिसको बोलते हैं, बीहड़ या बैडलैंड टोपोग्राफी, हिंदी उसका उत्खात भूमि भी होता है, उसको निर्मित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जा रहा है कौन सहायक नहीं है? प्रश्न क्या है? कौन सी चंबल की सहायक नहीं है? क्षिप्रा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती। अब आप सिंपल देखिए, क्षिप्रा तो सबसे पहले यहीं पर है, यानी चंबल चली और सबसे पहले मिली क्षिप्रा। फिर आ रही है कालीसिंध, पुनासा कालीसिंध की सहायिका है कालीसिंध। फिर आ गई है पार्वती, ठीक है, यानी 3 नदियां तो पार्वती है, कालीसिंध है, क्षिप्रा है। अब आप बेतवा को देखिएगा तो बेतवा नदी जिसे बेत्रवती भी कहते हैं, ये यहां पर ऐसे यमुना की सहायिका है, ना कि ये चंबल की सहायिका है। चंबल भी यमुना में ही मिलेगी और बेतवा भी यमुना में ही मिलेगी। क्लियर है ना? बेतवा को इस केन नदी के साथ, हालांकि एक बार नदी जोड़ो कार्यक्रम जो नेशनल वाटर ग्रिड प्रोग्राम था भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, उसके अंतर्गत पेड़ बना करके जोड़ा गया, लेकिन उसके मतलब एग्जैक्टली वो जो नहर बना करके जोड़ना था वो उतनी गहराई से निर्मित हुआ ही नहीं था। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चूंकि दोनों इस परियोजनाओं में हैं, इसलिए कई प्रकार की पेचीदगियां भी आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों जगह एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी वही राजनीतिक पार्टी है। तो अब इस प्रकार का राजनीतिक पेच या दांव पेच होना नहीं चाहिए, इजिली ये बन जाना चाहिए। और यही पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाता है रेवाइंस का, इसीलिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश में तो बनता ही है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डाकू थे चंबल नदी के, चंबल घाटी के बेसिकली कहते हैं उसको, वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पे हिंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी तैयारी होनी चाहिए तो प्रश्नों का उत्तर नहीं, उसके आसपास संबंधित तथ्यों को भी आप जानने का प्रयास करें, तभी प्रश्नों के स्रोत तक या कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न उठाए जा सकते हैं या विशेष में आ सकता है, तब उन प्रश्नों के स्रोत तक आपकी पहुंच आसानी से सुनिश्चित होगी। जैसे रेवाइन या बीहड़ का निर्माण प्रतिशत में सर्वाधिक या क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस राज्य में है? आमतौर पे जब भी टेस्ट में मैंने बच्चों से बात किया है, उत्तर होता है मध्य प्रदेश, लेकिन इसका उत्तर मध्य प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अर्थात मात्रात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में जो बीहड़ है, उत्खात भूमि है, वो मध्य प्रदेश से ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को या ऐसे तथ्य और अवधारणाओं को भी साथ साथ जोड़ते और समेटते चलिए। तो यहां आपको उत्तर मिल गया होगा, इसका उत्तर है बेतवा नदी। यहां आपको दिख भी रहा है, ठीक है, बेतवा नदी। तो चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जो 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भवांतर भुगतान योजना, भवांतर भुगतान योजना, हालांकि जरूरी नहीं कि उतना
डीपली जाके आप सोचे ही, इंग्लिश में है भावांतर भुगतान योजना ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। देखिए, एक बात तय है कि ये भुगतान की बात कर रहा है, और भुगतान और अनुदान में फर्क होता है। टर्म्स को ज़्यादा सोचिए और समझिए। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि यदि टर्म्स को एग्जैक्टली उसके मीनिंग को आप समझेंगे तो आपका अनुमान हो सकता है बिल्कुल सही हो। जैसे बालिकाओं के विकास के लिए, बालिकाओं के शिक्षा के लिए कोई योजना चलाई जाए तो उसमें भुगतान शब्द नहीं होगा, अनुदान हो सकता है, समर्थन हो सकता है, विकास हो सकता है। भुगतान शब्द किसी योजना में आया है, इसका मतलब किसी चीज या किसी वस्तु के एवज में वो होगा। अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा है भवांतर भुगतान योजना, तो महिला विकास, क्या विकास, जो महिलाओं के विकास की कोई योजना बनेगी उसमें भुगतान शब्द होगा? नहीं होना चाहिए। बाल विकास भुगतान शब्द होगा? नहीं होना चाहिए। यानी जो सामाजिक कल्याण विकास की योजनाएं हैं उसमें भुगतान शब्द आना ही नहीं चाहिए। और नियोजन की नीतियों को बनाने वाले लोग इतने समझदार होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक मुद्दा है उद्योग का और दूसरा मुद्दा है कृषि का। तो अभी तक शायद आपने नहीं सुना होगा कि उद्योग के किसी उत्पाद को लेकर के कोई उद्योगपति इस बात को ठगा महसूस कर रहा है कि जितना उत्पादन मैंने किया है उसका समुचित मूल्य मुझे नहीं मिल पा रहा और सरकार हमें समर्थन दे। अर्थात औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं को लेकर उसके उत्पादन करने वाले लोगों में, या उसके जो भी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, जो पूरा ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स हो सकता है, वो कभी भी हताश नहीं होते। उनके लिए बाजार उपलब्ध होता है। क्लियर है? और ये आपको पता है, कृषि आंदोलन चल रहा था। हालांकि अब तो कृषि बिल जो केंद्रीय सरकार ने प्रस्तुत किए थे उसको वापस ले लिया गया। तो कृषि आंदोलन जब चल रहा था उसी दौर का ये क्वेश्चन भी है, यानी जब चर्चाएं चल रही थी। और वैसे भी मध्य प्रदेश कृषि के संदर्भ में, खासकर जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी तेजी से कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए भी काफ़ी, इसलिए पॉपुलैरिटी देखिए। हालांकि इसके बीच में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, परंतु वो बहुमत में इस प्रकार से नहीं थे कि 5 साल तक सरकार चला सके। और फिर से जो उसके पहले के मुख्यमंत्री जी थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, फिर से आगे मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी लगातार बना हुआ है उसका एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जनता ये महसूस कर रही है कि उनका कार्य तुलनात्मक से बेहतर है। अब मैं यहाँ पे भाजपा या किसी पार्टी का प्रचार के संदर्भ में नहीं बता रहा हूँ। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ आपको कि संबंधित जो नीतियाँ हैं सरकार की, वो किस किस सेक्टर्स के कंसर्न में आ रही हैं। तो कृषि हो, लैंड एक्ट हो, एक्सप्रेसवे हो, इस संदर्भ में निवर्तमान सरकार काफ़ी सजगता के साथ मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी। तो अगर लॉजिकली आप सोचेंगे तो किसी औद्योगिक उत्पाद को लेकर के इस प्रकार के भुगतान की व्यवस्था, समस्या भी नहीं है। तो अपने आप हो जाएगा कृषि। अर्थात एमएसपी जो है, अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो अवधारणा आप सुने हैं, उसी एमएसपी की प्रक्रिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने वहां के कृषकों के लिए एक मॉडल प्राइस, जो एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के भी जो किसान आंदोलन में मूल मांगे आई थी, एमएसपी के बजाय इन्होंने मॉडल प्राइस का मतलब होता है हम एक, इसी प्रकार का ये भी हुआ। मॉडल प्राइस का मतलब हुआ कि हम एक ऐसे मूल्य की प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे जो आसपास के प्रदेशों में, क्षेत्रों में उस पर्टिकुलर उत्पाद के लिए एक आदर्श मूल्य की तरह होगा। इसी को कहा जाता है मॉडल प्राइस। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी के प्रक्रिया के तर्ज पर ही मॉडल प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए ये नीति बनाई थी, जिसका नाम है भावांतर भुगतान योजना। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने पीटी दिया वो मेंस भी देंगे। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे होती है? अब आप यही सोचिए, भावांतर भुगतान योजना पे ही अगर प्रश्न आता है कि आप बताइए क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो ऑब्वियसली उसी से कंसर्न करेंगे। तो क्या है, क्यों है, क्या है का मतलब इसलिए क्योंकि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि पर इसको मध्य प्रदेश सरकार ने निर्मित किया है। और मॉडल प्राइस का तात्पर्य क्या होता है ये बताएंगे आप। अब क्यों है, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पाद सरप्लस उत्पादित हो रहे हैं, अर्थात अधिशेष उत्पादन हो रहा है। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो कृषकों को उसे बेचने की आवश्यकता होगी। कुछ वो बाजार में स्वयं बेचेंगे, लेकिन अगर बाजार में पूरी तरह से बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो स्थानीय कृषक ये मांग करते हैं
कि सरकार उचित मूल्य देकर इसको खरीद ले। सरकार भी खरीदती इसलिए है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रख करके मूल्य नियंत्रण की प्रक्रियाएं भी चूंकि सरकार करती है ना, और कोई व्यापारी इसकी राशनिंग न कर दे, जिसको हम जमाखोरी कहते हैं, इसलिए भी सरकार का हस्तक्षेप यहाँ अपेक्षित हो जाता है, वांछनीय हो जाता है ना। तो ओवरऑल मुख्य परीक्षा की तैयारी भी इसी प्रक्रिया से होती है। तो केवल आप योजना और उसका एक सेक्टर मत चुनिए, उसके प्रक्रिया को भी समझिए, तब याद करना भी तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। तो इस प्रकार भावांतर भुगतान योजना का संबंध कृषि से है, जो मॉडल प्राइसिंग को लेकर के है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 8वां प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि कहा जाता है बंगाल टाइगर, परंतु बंगाल टाइगर प्रजाति वही है बंगाल टाइगर। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वही भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन जो कान्हा का टाइगर है वो एग्जैक्टली बंगाल टाइगर, चूंकि बंगाल टाइगर हैबिटेट्स हैं उस डेल्टाई प्रदेश के, अर्थात दलदली भूमि में भी शिकार। देखोगे बाघ जनरली दलदली या फिर पानी वाले क्षेत्रों में शिकार कम से कम करता है, और रॉयल बंगाल टाइगर की विशेषता क्या है, ये भारत बांग्लादेश के सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। इस रॉयल बंगाल टाइगर की विशेषता ये है कि ये पानी में भी जंतुओं पर या मानव पर भी अटैक करता है, जबकि जनरली बाघ पानी में जंतुओं का शिकार भी नहीं करते। वो भले क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब नदी क्रॉस करना हो, या वो भी तब जब पशुओं में जब ऋतु सीजनल माइग्रेशन अर्थात ऋतुक प्रवास की प्रक्रिया शुरू होती है, तब ऐसा होता है। तो बाघों के विषय में ये रॉयल बंगाल टाइगर स्पेसिफिक है, और कान्हा के जो बाघ हैं वो थोड़े से हैबिटेशन की प्रक्रिया में जो डेल्टाई प्रदेश के बाघ हैं रॉयल बंगाल टाइगर उससे थोड़े डिफरेंट है, बट तो रेस वही है। उनका कलर जो पीले पे काले जधारियाँ होती हैं वो सेम है, इसलिए हम कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर का ही रेस है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कुछ सूचनाएं यहीं पर एकत्रित और करिए। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, मैं आपको हिंट कर रहा हूं। भारत के किस नेशनल पार्क में या टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, और आप अनुमान लगा रहे होंगे कहां पे होगा, है ना। इसके अलावा गिर वन से शेर, जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं, जो गिर वन गुजरात में थे, वहां पे चूंकि एक तो शिकार और दूसरा शिकार से ज्यादा समस्या आ रही थी, लगातार वहां पे 3 से 4 बार सूखा पड़ा, अर्थात वो अकाल में परिवर्तित हो गया। दैट कम्स लाइक अ फैमिन रेदर देन ड्राउट। तो जब फैमिन या अकाल पड़ गया तो वहां पर जो वनस्पति समुदाय सूखे तो शाकाहारियों की संख्या भी घटी, और इसके कारण से, इसके परिणाम स्वरूप शेरों पर भी संकट उत्पन्न होने लगा। तो उन शेरों की कुछ संख्या को ला करके कान्हा नेशनल पार्क में बसाया गया, उसका एक अलग एरिया डिमार्केट किया गया, क्योंकि शेर और बाघ दोनों एक दूसरे मतलब दोनों किंग एटीट्यूड के होते हैं, तो खूनी जंग होता है, और जनरली एक जंगल में कभी दो नहीं रहते। उनके एरियाज को अलग से डिमार्केट करके उनको लाया गया ताकि उनकी संख्या को सुरक्षित किया जा सके। अब अभी तो फिलहाल नहीं, परंतु बाद में जो शेर वहाँ गिरवन से लाए गए वो इसी कान्हा नेशनल पार्क के एक हैबिटेट के तौर पे धीरे धीरे हो जाएंगे। वही नया नया लाया गया तो उनमें एडेप्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब धीरे धीरे जो 1-2 जनरेशन पार हो जाएगा तो उनमें एडेप्टेशन पूरा आ जाएगा, है ना। तो ये बाघों के लिए है। तो ये था 8वां प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न में। मलाज खंड किस खनिज के लिए उत्पादन से संबंधित है? देखिए, मलाज खंड तांबे के उत्पादन से संबंधित है। इस पर 20 में भी क्वेश्चन आया था कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बेसिकली ये मलाजगंज, आप बेहतर होगा मैप के साथ देखिए, इधर आप आएंगे तो ये बेसिकली यहीं पर बालाघाट है। इस बालाघाट से इधर आएंगे ऑलमोस्ट 90 to 95 किलोमीटर्स फार मलाजगंज है। लेकिन मलाजगंज नहीं, बालाघाट से जैसे आप चलना शुरू करते हैं तो विस्तृत क्षेत्र में तांबे का खनन क्षेत्र है। और आप जान लीजिए, भारत में 3 तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र है। पहला है राजस्थान का झुंझुनू जिले का खेतरी खान, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी तांबा खोदा जाता था या निकाला जाता था। दूसरा है झारखंड का सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिले से भी तांबे का खनन व्यापक तौर पे होता है। लेकिन महालाज खंड जो मध्य प्रदेश का है, हालांकि इसके पहले अर्थात जो 19 के पहले का आप डेटा देखेंगे तो सिंहभूम मतलब झारखंड ही तांबे के खनन में उत्पादन में टॉप पर था। टॉप मतलब पहले स्थान पे मध्य प्रदेश दूसरे पर आ गया था। परंतु महालाज खंड में जो खनन की प्रक्रियाएं तेज हुई हैं, उस खनन की प्रक्रियाओं के तेज होने से अभी मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में टॉप पर आ गया है। 18-19 के बजट के बाद से 18-19, 19-20, 20-21
और ये चल रहा है 21-22, अर्थात मार्च 22 में फिर हो जाएगा, मार्च 22 के बाद 22-23 शुरू हो जाएगा जो बजट सेशन होता है। तो ये तांबे के लिए फेमस है। ऐसे जो खान हैं, जैसे मान लीजिए माइनिंग सेंटर्स हैं खाने, जैसे मान लीजिए सिंगरैनी और सिंगरौली, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। दूसरा सिंगरैनी है किधर, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, कोरबा से संबंधित है तो, है ना। तो उसके लोकेशन को प्लस एक किस पठार पर है, अब हम वहाँ पे 2 पठार का नाम दे दें, बघेलखंड बुंदेलखंड, तो आप फिर चकराएंगे। जबकि बुंदेलखंड मध्य भारत के पठार के जस्ट पूर्व में है, और उसके यानी जो मध्य प्रदेश का पूरा उत्तर पूर्वी भाग है वही है बघेलखंड, और उसी के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है पन्ना का पठार, जो पूरे एशिया में हीरे का सबसे बड़ा खनन केंद्र है। तो थोड़ा सा जब मध्य प्रदेश को आप बढ़िया से जानते हैं, और ये पूछा भी इसलिए जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आप प्रशासक बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश के विषय में ही आप बेहतर नहीं जानते हैं, तो बेहतर प्रशासन या प्रशासन का क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे। किस जिले में कितनी जनसंख्या है, कितना घनत्व है, कितना लिंगानुपात है, इन सारी प्रक्रियाओं को, वहाँ पर स्थलाकृति कैसा है, जलवायु कैसा है, उसके आधार पर वहाँ पर माइनिंग सेंटर होगा, कृषि होगा, तो ये सारी प्रक्रियाएं आपस में गुथी होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। इसलिए राज्य लोकसेवा आयोग ये प्रयास करता है, मध्य प्रदेश का है नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कि आप हमारे राज्य को पहले जानिए। और वैसे आप हमारे का मतलब होता है मूलतः उस राज्य के ही जो बच्चे हैं, निवासी हैं, उन्हीं के लिए। बाहर वाले भी देते हैं हिंदी माध्यम के जो अन्य परीक्षार्थी हैं। तो इसका उत्तर होगा तांबा। अब इसके लोकेशन पे पूछ दिया जाए तो जैसे हम दे दें कि तांबे का 4 सेंटर दे दें, ABCD दे दें, और वहाँ पे दें कि ये निम्नलिखित में कौन सा तांबे खनन केंद्र है, तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे। तो आप डिमार्केट कर लें कि जो बालाघाट आदि का इलाका है उधर किस किस चीज़ का खनन हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन न केवल टफ होता है बल्कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे बाउंसर है, इस पर रन बनाना अर्थात इसको सही करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने पिछली बार भी जब 2020 के पीटी का हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 जो NH हैं, सबको देखिएगा तो दिमाग कंफ्यूज करेगा और लगेगा कि यार ये याद नहीं होगा। 10 NH जो मध्य प्रदेश के प्रमुख सिटीज से गुजरते हैं, उन्हीं को आप केवल ध्यान रखिए, आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। और तरीका यही होता है। इस संदर्भ में विद्यार्थी थोड़े सा आलस से दिखाते हैं। क्यों आलस दिखाते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे NH 8 पे भी क्वेश्चन आया है 20 में, 2020 का जो पीटी हुआ था। तो अब NH इतना याद करें, इतना नहीं याद करना, आपको केवल ये देखना है कि मध्य प्रदेश के किन सिटीज से वो गुजरा। दूसरा, भारत के प्रमुख सिटीज, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिटीज के साथ साथ भारत के, जैसे दिल्ली एक प्रमुख सिटी हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे सिटीज की चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए, आप मध्य प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सरल होता है और एक बार आप तैयार कीजिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो भी पीटी होता है 2-3 प्रश्न तो इस प्रकार के ही होते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा आप तकनीकी के स्तर पे यदि इसको तैयार कर लें तो वो आपको गिफ्ट की तरह लगेगा। इसका उत्तर वैसे सुजालपुर, यानी जो NH 3 है, सिंधवा, मऊ और सारंगपुर से होके गुजरता है। इसका उत्तर होगा D, सुजालपुर। अब ये कुछ स्पष्टता से मैं ये भी बता दूं कि प्रश्न आने के बाद उसका विश्लेषण करना तुलनात्मक रूप से आसान भी है, लेकिन फिर मैं रिपीट करूं जो पहले मैंने कहा था रणनीति की प्रक्रिया के अंतर्गत, कि आप जब चीज़ों को, अर्थात ये जान लेते हैं कोई बॉलर है, क्रिकेट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, आपको पता है कि ये बॉलर ऐसे ही बॉल डालता है, या किसी खास प्रकार के बल्लेबाज के लिए किसी खास प्रकार के गेंदबाज को भी बुलाना एक रणनीति होती है। ये गेंदबाज इस प्रकार का बॉल डालता है तो इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी की जाए तो विकेट भी नहीं जाएगा और रन भी आसानी से बनाया सकता है। कुछ बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, कुछ बल्लेबाज फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, कुछ तो होते हैं जो सबको रगड़ते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए। भारत में तो इसी प्रकार के बल्लेबाज ही ज़्यादा हैं। तो रणनीति का मतलब यही होता है, पहले आप एरियाज को देखें, किन किन एरियाज से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 4-5 पीसीएस के पीटी का देख लीजिए, और उसी प्रक्रिया को देखने के बाद क्लास में मैं बच्चों को बताता भी हूँ कि आप इस संदर्भ में इस प्रकार से तैयार करेंगे तो आपका ये चीज़ तैयार भी होगा और साथ में आप इसको इजीली बना भी पाएंगे। तो यही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 के पीटी के 10 प्रश्न थे। ये उसका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 और पार्ट 3 रेस्ट आगे आप देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सुरक्षित रहिए, बेहतर प्रकार से कार्य कीजिए और अपने सफलता को भी सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।